हेलो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही छोटा सा आसान सा और मज़ेदार सा चैप्टर है। आइए इसका इंट्रोडक्शन हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। क्या होता है पॉलिनोमियल? एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को मिला के बनाई जाती है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक साथ आते हैं, वो पॉलिनोमियल्स होती है। एक एग्जांपल देखते हैं पॉलिनोमियल का कैसे हो सकता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल कैन बी, कि क्या कैसे कैसे आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं। पॉलिनोमियल आपका हो सकता है 3x, ये भी हो सकता है। एक हो सकता है आपका 5x² माइनस 9x, या फिर आपका ऐसे भी हो सकता है कि 4x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 1/2। ये सारे आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो इसमें आपके कांस्टेंट और वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? ये जो आपके नंबर्स वाले डिजिट्स होती हैं जो आपके सामने फिक्स कर दिए हैं, ये सारे आपके कांस्टेंट्स आ जाते हैं। और जितने भी ये आपके एक्स और वाई करके जितने भी आ जाते हैं ना, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जितने भी एंटर कर जाते हैं, वो सारे आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में क्या फ़र्क आता है? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके स्कूल में कई दोस्त होंगे आपकी क्लास में। अभी आप क्लास 10th में हो तो आपके साथ कई दोस्त होंगे। कुछ दोस्त होंगे जो आपके साथ डेली बैठते हैं आपकी ही बेंच पे, कुछ होते हैं जो क्लास में ही मिलते हैं, कभी 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 नहीं मिलना होता। तो कॉन्स्टेंट्स फ्रेंड्स वो वाले आपके दोस्त हो गए कि हम हर मुसीबत में, चाहे खुशी हो और परेशानी हो, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। वो आपके कॉन्स्टेंट वाले दोस्त हो गए, कभी चेंज नहीं होंगे। तो चाहे इक्वेशन कैसी भी हो जाए, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, या फिर कैसी भी हो, कोई भी केस आ जाए, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ये 3 है तो ये 3 ही रहेगा। और वेरिएबल्स आपके वो वाले दोस्त होते हैं जो कि समय के साथ बदल जाते हैं, जब जैसी ज़रूरत पड़ी उस हिसाब से वो बदल जाते हैं। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे सारे जितने भी एक्स हैं सारे वेरिएबल हैं, यानी कि ये ऐसे हैं कि कुछ भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ऐसे ही वेरिएबल्स है कि जैसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से ये चेंज हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल कैसे कैसे होते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल कैसे नहीं हो सकते। कि कौन से आपके पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे अगर सारे दोस्त आपके जुड़े हुए हैं, जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल आप अगल बगल लिखे ना ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे, तो ये सारे आपके पॉलिनोमियल एग्जिस्ट कर देंगे। पर इसकी जगह दूसरी फॉर्म में अगर आ गए तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लेते हैं 8x प्लस 3 अपॉन में x, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि x जो है वो अपॉन में चला गया। ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8x प्लस 3x की पावर -1, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा, -1 हो गया। अब पावर क्या है कि वो ना नेगेटिव में चली गई। तो इंटीजर में अगर पावर है तो वो पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा। पावर हमेशा आपका एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है, 1 2 3 4 से इन्फाइनाइट लेकर कुछ कितने भी हो, सारे आपके पॉलिनोमियल हो सकते हैं। अभी पावर नेगेटिव चली गई, इंटीजर में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर अगर अंडर रूट में चली जाए, जैसे कि 9√x प्लस 2, अब x की पावर यहाँ पे 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं होगा। ये सारे आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी आपकी पावर है, पावर हमेशा आपकी एक नेचुरल नंबर होगी। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका पॉलिनोमियल का। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। एक तो आपका अकॉर्डिंग टू टर्म्स होता है कि कितने टर्म्स होते हैं इक्वेशन के अंदर, और एक होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म्स में आपके जैसे कि आ गए आपके मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। इसमें टर्म्स का क्या मतलब है कि कितने टर्म्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मोनोमियल में आपकी एक टर्म होती है सिंपल 3x हो गई, या फिर x की पावर आपकी 5 हो गई, ये सारे आपके मोनोमियल में आ जाते हैं। ठीक है। बायनोमियल में आपके कौन से आते हैं, जिनमें की 2 टर्म्स हो जाती हैं। जैसे कि आपकी यहाँ पे बन गई 3x प्लस 5, ये 2 टर्म्स की आ गई। ट्राइनोमियल में जिसकी 3 टर्म्स हो जाती हैं, जैसे कि 4x प्लस 5x² प्लस 2, ये आपके ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं, 3 टर्म तक आपकी ट्राइनोमियल हो जाएंगी, 3 से ज़्यादा टर्म आपकी पॉलिनोमियल हो जाएंगी। अब जो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, डिग्री, या फिर आप ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर के हिसाब से। हाईएस्ट पावर जितनी होगी, क्योंकि इक्वेशन में 3 4 तरह की पावर हो सकती हैं, तो जो हाईएस्ट पावर होगी उसको नोटिस करते हैं। जैसे लीनियर में आपकी जो है एग्जांपल में आपने ले लिया 3x प्लस 2,
तो इसमें जो आपका वेरिएबल है एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये लीनियर हो गया आपका, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर आपकी 2 होगी, जैसे कि 3x² + 5। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि 3x² + 5x + 2 ऐसे हो गया, पर हाईएस्ट पावर तो यहाँ पे 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक हो गई, हाईएस्ट पावर देखी जाती है, ठीक है। ऐसे क्यूबिक में आपका हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो वो आपका क्यूबिक हो गया। बाई क्वाड्रेटिक अगर आपका हाईएस्ट पावर 4 डिग्री तक हो गया तो वो आपका बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे हो सकता है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल भी एग्जिस्ट करता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? एग्जाम्पल आपका ज़ीरो, बस यही एक एग्जांपल है कि ज़ीरो पॉलिनोमियल डायरेक्ट ज़ीरो होता है, इसकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। इसकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड होती है। एक होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का आपका एग्जांपल हो गया, कोई कांस्टेंट आपकी टर्म हो जाएगी, वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे आपका 3 हो गया, -4 हो गया। इसमें आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, और इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 0, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल जैसे x की पावर आपने 0 रखी है ना, तो आगे जाके सिर्फ 1 ही होता है। चाहे कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो अगर मैं ऐसे रखूँ 3x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये आगे जाके तो 3 हो गया, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसलिए इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ax² + bx + c, जिसमें आपका जो a है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया यहाँ समझिए कि अगर a आपका 0 हो गया तो जो आपका ax² है वो भी तो आपका 0 हो जाएगा, और ax² अगर 0 हो गया तो आपकी टर्म में से जो आपका ax² + bx + c में से ये तो आपका 0 अगर हो जाए तो बचा आपका सिर्फ bx + c, और bx + c अगर से बच रहा है आपका, तो इसमें ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बचा ही नहीं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे आपकी 1 ही आई है ना, तो ये लीनियर हो जाएगा, इसलिए a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रख सकते। तो आइए इसी को अच्छे से देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जितनी ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी या जितनी ज़्यादा उसकी डिग्री होगी, उतने ही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, ठीक है। और तो फिर इसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 2। कौन कौन से हो जाएंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आपके? एक हो जाएगा आपका अल्फ़ा, दूसरा हो जाएगा आपका बीटा। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है कि वो टर्म्स, वो वैल्यूज़, वो 2 नंबर्स ऐसे जिनको इक्वेशन पे रखने के बाद हमारा आंसर 0 ही आ जाए पूरा सॉल्व होने के बाद। क्यों? क्योंकि जो आपकी जनरल इक्वेशन है वो हमेशा बराबर होती है 0 के। तो LHS और = RHS अगर प्रूफ हो जाए तो यानी कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अल्फ़ा बीटा ऐसी 2 वैल्यू होंगी जिनको x की जगह रखने के बाद ये भी पूरी 0 हो जाए, तभी तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो बराबर आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, डिनोटेड करा जाता है इनको अल्फ़ा से और बीटा से। तो आइए देखते हैं कि इनको कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो आइए देखते हैं कि हम ज़ीरोज़ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उनका मेथड्स अभी हम यहाँ देख लेंगे कि नाम क्या होता है, मेथड्स होते क्या हैं। एक्चुअली उनकी जो डेरिवेशन है और जो थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन है वो जो आपका अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा जाएगा। तो आइए बस यहाँ पे इनका नाम देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करा जाता है। सबसे पहला मेथड आपका आता है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मेथड आपका हो गया फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड आपका आता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप जो सेंटर वाली टर्म होती है, जैसे कि आपकी इक्वेशन में ax², ये वाली इक्वेशन जो थी आपकी ax² + bx + c = 0 थी, तो ये जो आपकी मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, 2 हिस्सों में बांट देते हैं। वो भी अभी हम देखेंगे कैसे करा जाता है। और तीसरा मेथड जो आपका आता है वो आपका आता है कंप्लीट द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये 3 मेथड हैं जिनसे आप ज़ीरोज़ को अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए
देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन होता है ज़ीरोज़ में और कोफिशिएंट्स में, कोफिशिएंट्स आपको पता ही होगा कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए बी सी, जो आगे के वेरिएबल के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे आपके कोफिशिएंट्स होते हैं। और आपका ज़ीरोज़ तो आपके अल्फ़ा और बीटा वो आपके ज़ीरोज़ हो गए। तो आइए देखते हैं कि आपका रिलेशन क्या होता है। आपके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का बीच का रिलेशन देखते हैं कि जैसे कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वो बराबर आपकी होती है ज़ीरो के, जहाँ पे आपका जो ए है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपकी ऐसे होती है कि जो आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो बराबर होता है माइनस का बी अपॉन में ए। कैसे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ बराबर आता है माइनस के बी अपॉन में ए के। जो आपका ये बी कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है, इनके रेशियो के, नेगेटिव ऑफ इनका रेशियो, इसकी डेरिवेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे अच्छे से। ठीक है, और आपका जो दूसरी इक्वेशन होती है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, जो आपका आता है सी अपॉन में ए। ये जो आपका सी कांस्टेंट है उसका रेशियो ए के साथ, ए आपकी दो फॉर्म बनती है। इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और इन्हीं के बेस पे पूरा चैप्टर जो है वो चल रहा है। एग्ज़ाम में भी इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि बराबर आ जाता है आपका सी अपॉन ए के, इस रेशियो के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे भी रख सकते हैं कि जो आपकी जनरल इक्वेशन है इसमें से अगर आप ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा कि मैंने जैसे यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स, यहाँ पे वैसे का वैसे उतारा, प्लस सी आपका आया। ठीक है, बराबर में आपका था ज़ीरो। अब ए को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो ज़ीरो के साथ जाकर वो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो बचेगी आपकी सिर्फ इक्वेशन ये। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ जब आपने कॉमन लिया तो बी के नीचे ए आ गया, सी के नीचे भी ए आ जाएगा। पता है ना आपको ए कैसे आया डिवाइड में, क्योंकि बी और सी के साथ ए था ही नहीं ऑलरेडी। तो जब हमने कॉमन लिया तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में ही आ गया। जब ये वापस अंदर जाएगा तो ये ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए बी बाय ए से जब जाएगा मल्टीप्लाई में तो ए से ए कट जाएगा तो वापस बी एक्स आ जाएगा। ऐसे हम ये डिवाइड में ए लगाते हैं। अब ये जब ए उधर पहुँच जाएगा वापस ज़ीरो के पास तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो आपकी इक्वेशन से बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तो इक्वेशन वही हो गई ना आपकी, जो आपकी यहाँ पे आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो आपका बी अपॉन में ए है उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी अगर आप माइनस को उधर भेज देते हैं, पूरी माइनस को उधर भेजें तो बी अपॉन ए तो यही वाला आ गया आपका बी अपॉन में ए। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को कि एक्स स्क्वायर, अभी माइनस जब उधर जाएगा तो माइनस का अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका यहाँ पे ना, क्योंकि हमने बी अपन में ए की जगह यही रख दिया माइनस। अब बाकी आपका एक्स ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। सी अपन में ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट आ गया आपका, तो प्लस सी अपन में ए इक्वल्स टू आपका ज़ीरो। आपकी इक्वेशन ऐसी फॉर्म हो गई। सी अपन में ए इसी जगह हमको रखना था, अल्फ़ा और बीटा अब यहाँ पे रख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हमने जो है कोफिशिएंट्स थे उनकी जगह हमने जो हमारे रेशियोज़ हैं उनकी टर्म्स में इक्वेशन को फॉर्म कर दिए। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो कि जनरल इक्वेशन हमारी ऐसी ही बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो में ख़त्म कर लिया है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।